हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी प्रज्ञा मैम और आज के वीडियो लेक्चर में हम छत्तीसगढ़ बोर्ड की क्लास 7 की हिस्ट्री की बुक का चैप्टर 5 द लाइफ ऑफ द पीपल ड्यूरिंग सुल्तानेत era के बारे में देखेंगे। तो इससे पहले का जो चैप्टर था उसमें हमने दिल्ली सुल्तानेत के बारे में देख लिया था। उसमें हमने अलादीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में देखा था। बहुत डिटेल में हम देख चुके थे ये चीजों को। तो अब जो है हमको देखना है जो सुल्तानेत era वाला जो टाइम था, सुल्तान का जो टाइम था, जो तुर्क से जो सुल्तान आए थे, जो हमारे कंट्री में आके राज करने लग गए। ठीक है, सेंट्रल एशिया से ये लोग आए थे। तो इनके इनके सुल्तानेत वाला जो एरिया है, जब ये सुल्तान थे दिल्ली के, तो उस समय जो है लोगों की जो लाइफ वो कैसे हुआ करती थी, सिटीज में कैसे लाइफ हुआ करती थी, विलेज में कैसे लाइफ हुआ करती थी, ये दोनों चीज हमको देखना है। बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें जो है हम इस चैप्टर में जानने वाले हैं, जैसे कि पेपर कैसे इंट्रोड्यूस हुआ, समोसा सब खाते हैं वो हमारे कंट्री में कैसे आया, ठीक है, कौन लेके आया, ठीक है, सुल्तानेत era में वो आया था। ठीक है, बिल्डिंग्स के डिजाइन वगैरह जो हो गए उनके बारे में हमको देखना है और बहुत सारी छोटी 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 जो डिटेल्स है हमको इस चैप्टर में जानने के लिए मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर। तो यहाँ पे हमको देखना है सबसे पहले तो अराइवल्स ऑफ फॉरेनर्स। ठीक है, तो सबसे पहला जो सुल्तानेत era के टाइम में जो हुआ कि बहुत सारे जो फॉरेन कंट्रीज है, अलग अलग जो देश है, वहां से जो लोग है हमारी कंट्री में आने लगे और बसने लगे नॉर्थ वेस्ट साइड से। तो आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ दिल्ली सुल्तानेत मेनी पीपल फ्रॉम ईरान, इराक, तुर्की, समरकंद, बुखारा एंड अदर कंट्रीज एंड सिटीज केम टू सेटल इन इंडिया। तो देखिए, दिल्ली सुल्तानेत के फॉर्मेशन के बाद, ठीक है, दिल्ली सुल्तानेत के गठन के बाद बहुत सारे लोग जो हैं अलग अलग कंट्री से, जैसे कि ईरान हो गया, इराक हो गया, टर्की हो गया, समरकंद हो गया, बुखारा हो गया, ये सारी और भी बहुत अलग अलग कंट्रीज से, सिटीज से हमारी कंट्री में आने लग गए और सेटल होने लग गए। सेटल होने लग गए मतलब बसने लग गए। दे इंक्लूडेड, और इसमें कौन कौन से लोग हुआ करते थे, ऐसा नहीं कि सारे जो लोग हैं वे एक ही कैटेगरी के हुआ करते थे, अलग अलग कैटेगरी के लोग। तो स्कॉलर्स हुआ करते थे उसमें, मतलब विद्वान जो पढ़े लिखे लोग होते थे वो। सेंट्स हो गए, ठीक है, जो संत महात्मा लोग होते वो होते थे, सोल्जर्स सैनिक वगैरह होते थे, मर्चेंट्स और ट्रेडर्स, ठीक है, और वर्कर्स हुआ करते थे जो काम वगैरह करते थे, जो अलग अलग भाषाएं भी बोला करते थे। तो यहाँ पे आपको दो चीजें दिख रही है, ट्रेडर्स और मर्चेंट्स। ठीक है, तो ये दोनों का अगर यहाँ पे हिंदी में मतलब देखेंगे तो व्यापारी होता है, बट मर्चेंट्स जो है वो लोकल है ना, लोकल मार्केट किसी रिटेल शॉप से सामान लेके उसको मतलब होलसेल से लेके रिटेल में ऐसा करके बेचने का काम करते हैं। और ट्रेडर्स जो होते हैं जो सामान, ठीक है, उसको इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना या बाहर लेके जाना, ठीक है, वैसे लोग जो ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, उनको ट्रेडर्स कहा जाता है। तो डिफरेंस आपको समझ में आया। तो उसके बाद दे नॉट ओनली सेटल हियर बट लुक्ड अपॉन इंडिया एज देयर ओन कंट्री। तो यहाँ पे जो ये लोग हैं ये यहाँ सिर्फ बस नहीं गए, वो ये जो हमारी जो कंट्री है इंडिया है उसको अपना देश मानने लग गए, क्योंकि उन्होंने अपनी जो कंट्री है, अपना जो देश है उसको परमानेंटली यहाँ छोड़ दिया है। तो प्रोमिनेंट मतलब इम्पोर्टेंट, ठीक है, मुख्य। तो प्रोमिनेंट अमंग देम वाज अमीर खुसरो हु वाज कॉल्ड हिमसेल्फ एज इंडियन टर्क। और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट था अमीर खुसरो, जो अपने आप को क्या बोलता था, इंडियन Turk. He wrote poems not only in Persian but in local language called Hindi, and many of these poems sang the praises of India. तो उन्होंने बहुत सारे पोएम्स लिखे और सिर्फ अपनी जो भाषा है पर्शियन भाषा उसी में नहीं लिखा, उन्होंने यहाँ की जो लोकल भाषा थी हिंदी, ठीक है, उस समय हिंदी को हिंदी भी कहा जाता था, उसमें भी उन्होंने काफी सारी कविताएं लिखी। तो इसमें बहुत सारे जो पोएम्स है उनमें इंडिया के बारे में अच्छी अच्छी बातें है ना, इंडिया का गुणगान किया गया है उसमें। तो अब आगे देखेंगे, देयर वाज अनदर रीजन फॉर द इन्फ्लक्स ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फॉरेनर्स। और एक और रीजन था कि बहुत इन्फ्लक्स मतलब बहुत सारे लोगों का एक साथ इकट्ठा आना। तो बहुत सारे लोगों जो है यहाँ पे आए हमारे कंट्री में, क्यों, क्योंकि तो मंगोल वॉरलर चंगेज खान, ठीक है, तो मंगोल वॉरलर था जो चंगेज खान था, ठीक है, चंगेज खान के बारे में हम आगे और देखेंगे, ठीक है, जब हम मुगल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जो ये चंगेज खान था, वॉरलर मतलब सेनापति, ठीक, तो इसने क्या है पूरा जो सेंट्रल एशिया है उसमें कब्जा करके रख लिया था। कॉन्कर मतलब कब्जा करना, पूरा जो सेंट्रल एशिया, होल मतलब पूरा का पूरा सेंट्रल एशिया में कब्जा करके लगा था। और डिस्ट्रॉय द कल्चर ऑफ द पीपल ऑफ दिस रीजन। और वो जो रीजन है सेंट्रल एशिया में जो लोग रहने वाले लोग हैं, जैसे कि ये जो कंट्रीज के नाम दिए सेंट्रल एशिया के कंट्रीज हैं, तो उनका जो पूरा कल्चर है उस रीजन का है ना, वहाँ के जो लोग हैं उनको तहस महस कर दिया था उन्होंने। तो टेरिफाइड मतलब डरे हुए। तो टेरिफाइड द पीपल सॉट रिफ्यूजी विद दिल्ली सुल्तानेत। और ये जो डरे हुए लोग हैं ये क्या है, सॉट मतलब उन्होंने क्या किया, रेफ्यूजी मतलब शरण में आ गए, किसके, दिल्ली सुल्तान में। दे टू एनरिच इंडियन कल्चर विद देयर आर्ट,
रिलीजन एंड लर्निंग। और उन्होंने हमारा जो कंट्री है उसको भी क्या है और संपन्न किया। एनरिच मतलब और अधिक संपन्न करना, ठीक है। जो आर्ट है, रिलीजन है और लर्निंग है हमारी कंट्री का, उसको और उन्होंने एनहांस किया। तो रूलर और उनके रेन, ठीक है, जो रूलर्स हुआ करते थे दिल्ली सुल्तानेट में, उनकी लाइफ कैसे हुआ करती थी उसको सबसे पहले हमको देखना है। तो सुल्तान वॉज द मोस्ट पावरफुल एंड पावरफुल पर्सन ड्यूरिंग द सुल्तानेट एरा। तो सुल्तानेट एरिया में सबसे इंपॉर्टेंट है ना, मुख्य जो और जो पावरफुल, जो बहुत शक्तिशाली पर्सन कौन हुआ करता था? सुल्तान, ठीक। द अर्ली सुल्तान्स वे स्लेव्स, so the high officials in general did not like to serve as their subordinate। तो सबसे पहले जो सुल्तान हुआ करते थे, जैसे कि हमने कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, ठीक है, रजिया सुल्तान, ये सारे लोगों के बारे में जो सुना था, पढ़ा था। तो जो अर्ली सुल्तान इन्हें कहा जा रहा है, ये क्या हुआ करते थे? हमने स्लेव डायनेस्टी पढ़ा था। तो ये क्या हुआ करते थे? स्लेव्स हुआ करते थे। इसलिए जो हाई ऑफिशियल्स और जनरल्स हुआ करते थे ना, वो जनरली जो है इनके अंडर, सबॉर्डिनेट मतलब किसी का सहयोगी होना, उनके अंडर काम करना, तो उनके अंडर काम करना पसंद नहीं करते थे। बट ड्यूरिंग द रेन ऑफ बालबन अलाउद्दीन खिलजी, the Sultanate established full control over the senior officials and generals who were known as amirs, and the Sultan became the supreme power। लेकिन जब बालबन का टाइम आया, अलाउद्दीन खिलजी का टाइम आया, तो सुल्तानेट में जो पूरा जो कंट्रोल है वो सुल्तान अपने अंडर रखता था। और ये जो सीनियर ऑफिसर्स है, जिन्हें अधिकतर अमीर्स कहा जाता था और इंग्लिश में नोबल्स कहा जाता था, तो ये जो है ये इनके अंडर रखते थे और सुल्तान जो है वो सुप्रीम पावर हुआ करता था उसके बाद वाले टाइम में। तो सुल्तानेट ऑल्सो रिप्लेस द many smaller kingdom that had existed earlier with their rulers becoming जमींदार्स अंडर द अथॉरिटी ऑफ सुल्तान्स। तो सुल्तानेट का जो पीरियड था, जो उसमें कई सारे जो छोटे छोटे किंगडम्स थे, ठीक है, जहाँ पे जो जमींदार है वो रूलर्स के अंदर हुआ करते थे, सुल्तान के अथॉरिटी के अंदर हुआ करते थे, उसको भी उन्होंने क्या कर दिया? खत्म कर दिया। तो दिस किंग्स यूज्ड टू अर्ली अपॉइंट देयर रिलेटिव्स एज देयर ऑफिशियल्स एंड जनरल्स एंड देयर पोस्ट यूज्ड टू बी हेरिटेड। ये जो छोटे छोटे किंगडम्स के जो किंग्स हुआ करते थे, वो क्या करते थे? अपने ही जो रिलेटिव्स, ठीक है, अपने रिश्तेदारों को ऑफिशियल्स और जनरल्स के पोस्ट में अपॉइंट कर दिया जाता था। और ये पोस्ट क्या होती थी? हेरिडेटरी, ठीक है, मतलब ये आगे वंशावली के हिसाब से बढ़ते जाती थी। तो ये भी उन्होंने क्या कर दिया? खत्म कर दिया। तो अब क्या, जो सुल्तानेट क्या करते थे, ठीक है, however the sultanate appointment were made purely on the basis of merit and people from all walks of life could apply for them। अब जो सुल्तानेट वाला जो टाइम है, उस समय क्या है, जो अपॉइंटमेंट हुआ करते थे ऑफिशियल्स और जनरल्स के लिए, वो क्या है? सिर्फ और सिर्फ मेरिट के बेसिस पे, जो ज्यादा मतलब गुणवान है उस पोस्ट के लिए, अच्छा है, उन्हें ही अपॉर्चुनिटी मिला करती थी। और सारे जो लोग हैं, ठीक है, सारे मतलब सारे तरीके के जो लोग हैं, छोटे बड़े अमीर गरीब, वो सारे जो है इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते थे। तो दिस पोस्ट वे नो लॉन्गर हेरिडेटरी एंड द ऑफिशियल्स वे रेगुलरली ट्रांसफर फ्रॉम वन प्रोविंस टू अनदर। अब ये जो पोस्ट हुआ करता था, ये हेरिडेटरी नहीं हुआ करता था, मतलब वो आगे उनके जो वंश है उनको नहीं मिला करता था। और जो ऑफिशियल्स हैं उनको रेगुलरली, है ना, मतलब हमेशा निरंतर जो है ट्रांसफर किया जाता था, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन, एक प्रोविंस से लेके दूसरे प्रोविंस में उनको ट्रांसफर कर दिया जाता था। अब जो है हमको देखना है जो विलेजेस में लोगों की लाइफ कैसे, विलेजेस में जो है लोगों की लाइफ कैसे हुआ करती थी। तो फार्मिंग कंटिन्यूड टू बी द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल, बट द फार्मिंग वे इफेक्टेड बाय द चेंजेस इन द रेवेन्यू सिस्टम ऑफ द सुल्तानेट। तो अब जो है, अभी भी जो है लोगों का मेन जो ऑक्यूपेशन है, मेन जो लाइवलीहुड है, पैसा कमाने का जरिया क्या है? फार्मिंग, ठीक है, खेती बाड़ी करना। लेकिन जो फार्मर्स हैं, ठीक है, उनकी लाइफ में क्या चेंजेस आया? ठीक है, जो रेवेन्यू सिस्टम है, जो टैक्स वो पहले दिया करते थे, उसमें अब क्या है? बहुत सारी चेंजेस आ गई है सुल्तानेट के टाइम में। तो अर्लियर विलेजेस वेयर डोनेटेड villages were donated to feudal vassals in lieu of tax salary। तो पहले क्या हुआ करता था? विलेज, पूरा का पूरा जो विलेज है वो feudal vassals जो हुआ करते थे। इसके बारे में हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा feudal vassals क्या होता है। तो जरूर चेकआउट करिए जो प्रीवियस क्लासेस के जो लेसन है उनको। तो जो विलेजेस है वो पूरा का पूरा विलेज जो है दान में दे दिया जाता था फ्यूडल वेसल्स को, सैलरी के बदले में। लीव ऑफ सैलरी मतलब सैलरी के बदले में। द फ्यूडल्स वेयर एंटाइटल्ड टू कलेक्ट सेवरल माइनर एंड मेजर टैक्स फ्रॉम द पीपल। तो जो फ्यूडल हुआ करता था, है ना, जो राजा के अधीन जो लोग राजा हुआ करते थे, है ना, जो जिन्हें फ्यूडल कहा जा रहा है, उनको क्या है,
ये जिम्मेदारी सौंप दी जाती थी कि भाई आप पूरा जो है मेजर और माइनर जितने भी टैक्सेस है वो लोगों से कलेक्ट करें। बट द सुल्तान पुट अ स्टॉप ऑन दिस प्रैक्टिस, लेकिन जो सुल्तान थे उन्होंने इस प्रैक्टिस को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। स्टॉप मतलब पुट अ स्टॉप मतलब खत्म कर दिया। टैक्सेस वे नाउ कलेक्टेड बाय देयर ऑफिसर्स एंड इंस्टेड ऑफ सेवरल levies the farmers had to pay a single large tax which amounted to half their farm produce। तो अब जो टैक्सेस है वो कौन कलेक्ट करता था, ये जो फिडल वेसल्स वाला वो है वो खत्म कर दिया उन्होंने सुल्तान ने। अब जो टैक्स है वो कौन कलेक्ट करता था, उनके जो ऑफिसर्स हुआ करते थे वो कलेक्ट किया करते थे। और बहुत सारे छोटे छोटे अलग टैक्सेस के बजाय एक ही टैक्सेस देना पड़ता था। तो डिफरेंट लिवीज मतलब अलग अलग जो रेवेन्यू उनको देना पड़ता था, टैक्सेस उनको देने पड़ते थे, उनके बदले जो है फार्मर को एक सिंगल लार्ज जो टैक्स है वही बस देना पड़ता था, जो क्या क्या हुआ करता था, हाफ ऑफ देयर फार्म प्रोड्यूस, जितना भी उनकी खेती में उपज हुआ है उसका आधा उनको टैक्स में देना पड़ता था। दिस टैक्स वाज कलेक्टेड बाय विलेज हेडमैन एंड हैंडेड ओवर द सुल्तान ऑफिसर्स। और ये जो टैक्स है ये विलेज का जो हेडमैन है मुखिया है वो कलेक्ट किया करता था और सुल्तान के जो ऑफिसर्स है उनको दे दिया करता था। सिंस द सुल्तान ऑफन कंपेल्ड विलेजर्स टू पे टैक्स इन कैश, द फार्मर्स वे फोर्स्ड टू सेल देयर प्रोड्यूस इन द सिटीज। और जो कि सुल्तान जो है वो क्या है हमेशा मतलब कंपेल करना, फोर्स किया करता था, है ना, उनको विवश कर देता था कि भी तुमको टैक्स जो है कैश में देना है, ठीक है, कैश में देना है। इसलिए जो फार्मर्स है उनको क्या है अपना जो प्रोड्यूस है उसको सेल करना पड़ता था सिटीज में। तो इससे क्या है वो ज्यादा सिटीज की तरफ दौड़ते थे, मतलब वहां फ्रीक्वेंटली लगातार जो है उनका इंटरेक्शन जो सिटीज की तरफ बढ़ता जा रहा था। अब हमको देखना है सिटीज जो में जो लाइफ है वो उसमें क्या क्या चेंजेस हुए, सिटीज में जो लाइफ है उनमें क्या चेंजेस हैं। द सुल्तान एंड हिज सीनियर ऑफिसर्स लिव इन सिटीज एंड दे स्पेंड द रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम विलेजेस इन दिस सिटीज। तो सुल्तान जो है और उनके जो सीनियर ऑफिसर्स थे वो कहाँ सिटीज में रहा करते थे और वो जो रेवेन्यू उन्होंने विलेज से कलेक्ट किया है उसको सिटीज में स्पेंड किया करते थे, ठीक है, उसको सिटी के ग्रोथ के लिए यूज किया करते थे। एज अ रिजल्ट सिटीज डेवलप रैपिडली। और इसका क्या रिजल्ट हुआ, इसका क्या परिणाम हुआ, जो सिटीज है वो लगातार, ठीक है, लगातार क्या है प्रगति की ओर अग्रसर हो रहे थे। रैपिडली मतलब लगातार, डेवलप मतलब प्रगति होना उनकी। तो क्राफ्ट्समैन, और कौन कौन लोग रहते थे सिटीज में, क्राफ्ट्समैन लाइक मैंशन मतलब जो घर वगैरह बिल्डिंग्स वगैरह बनाने का काम करते हैं, वीवर्स जो कपड़े बनाते हैं, टेलर जो कपड़े सीते हैं, कारपेंटर्स जो लकड़ी का काम करते हैं, ब्लैक स्मिथ जो लोहार होते हैं, वो ये लोग जो है वो वहां सेटल होने लग गए सिटीज में। और ट्रेड है ना, इनके साथ साथ जो ट्रेड है वो भी फ्लरिश होने लगा, फलने फूलने लग गया। द तुर्क इंट्रोड्यूस्ड मेनी प्रोडक्शन टेक्निक्स एंड ट्रेड विच हैड प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन कॉमर्स एंड कल्चर ऑफ द पीपल। और तुर्क्स ने बहुत सारी चीजें इंट्रोड्यूस की, नई नई टेक्निक्स उन्होंने बताई कि कैसे उनको नए चीजें बनाना है, और इससे क्या है जो व्यापार है फिर उसमें बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा, ठीक है। ये जो ट्रेड्स है ना, इससे जो ट्रेड्स हुए, नई नई प्रोडक्शन टेक्निक से जो ट्रेड्स हुए उससे बहुत ज्यादा प्रोफाउंड मतलब बहुत ज्यादा गहरा प्रभाव पड़ा, ठीक है। इम्पैक्ट मतलब प्रभाव पड़ना किसमें, हमारा जो अर्थव्यवस्था है उसमें, ठीक है, कॉमर्स में, और जो हमारा जो कंट्री के जो लोगों का कल्चर है उसमें भी। यहाँ पे 3 तरीके की बिल्डिंग्स दी गई है। ये क्या है आपका मीनार है, ठीक है, ऐसा कुतुब मीनार स्ट्रक्चर याद होगा आपको। ये लंबा सा जो स्ट्रक्चर है इसे मीनार कहा जाता है। इस तरीके का जो गुंबज होता है उसे डॉम कहा जाता है, माउंट के शेप में। और ये जो स्ट्रक्चर है इसे मेहराब कहा जाता है, ठीक है। 3 तरीके के स्ट्रक्चर जो तुर्क ने इंट्रोड्यूस कराया, आज भी जो है इस तरीके के स्ट्रक्चर यूज होते हैं घर वगैरह बनाने में। तो क्राफ्ट्समैन फ्रॉम सेंट्रल एशिया हु केम टू इंडिया विद तुर्क्स इंट्रोड्यूस न्यू कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स। तो जो भी क्राफ्ट्समैन सेंट्रल एशिया से यहाँ पे आए इंडिया में तुर्क के साथ में, उन्होंने नए कंस्ट्रक्शन टेक्निक इंट्रोड्यूस कराए। तो उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस कराया, इंक्लूडिंग लाइम एंड मोटर टू जॉइनिंग एंड मेंडिंग एंड, ठीक है। तो वो क्या यूज किया करते थे, लाइम, ठीक है, चूना और मोटर, है ना, मोटर यूज किया करते थे। मोटर जो सीमेंट हो गया और जो गिट्टी वगैरह मिक्स करके जो बनाया जाता है उसको मोटर कहा जाता है। तो उसको यूज किया करते थे जो जॉइनिंग प्रोसेस के लिए, कोई भी पत्थर ज्वाइन करना है या ब्रिक्स ज्वाइन करने हैं, ईंटें ज्वाइन करनी है उसके लिए। और मेंडिंग मतलब रिपेयरिंग, मरम्मत का काम, ठीक है। एंड यूज ऑफ टावर्स, आर्चेस एंड डॉम्स एंड बिल्डिंग्स। और जो टावर्स, आर्चेस और डॉम्स है उसका यूज भी उन्होंने बिल्डिंग्स में स्टार्ट करवाया। सच टेक्निक्स कैन बी फाउंड इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इवन टुडे। और आज भी जो है इस तरीके का कंस्ट्रक्शन जो है हमको देखने के लिए मिलता है। द बुक यू आर रीडिंग इज मेड ऑफ पेपर। जो बुक आप पढ़ते हैं वो किससे बना हुआ होता है, पेपर। तो आपने कभी सोचा है पेपर किसने इंट्रोड्यूस करा है, पेपर
बनाने की जो प्रक्रिया है वो चाइनीज के पास थी। उन्होंने बहुत सालों तक, मतलब हजारों सालों तक वो जो प्रक्रिया थी पाइप पेपर बनाने की, उसको छुपा के रखा था। ठीक है, तो आर्ट ऑफ पेपर मेकिंग एंड बाइंडिंग वाज बॉट टू इंडिया बाय तुर्क। तो ये जो पेपर बनाने की जो प्रक्रिया है और पेपर को जो बाइंड करके हम बुक बनाते हैं, ठीक है, उसको भी जो है इंडिया में तुर्क्स लेके आए। तो दे लर्न इट फ्रॉम चाइनीज, और उन्होंने कहाँ से सीखा था इसे? चाइनीज से। जैसे कि मैंने बताया कि चाइनीज को पता था पेपर कैसे बनाना, उन्होंने इन्वेंट किया लेकिन उन्होंने छुपा के रखा था। तो तुर्क ऑल्सो इंट्रोड्यूस द प्रैक्टिस ऑफ शोइंग हॉर्सेस एंड यूजिंग स्टील रूप्स फॉर राइडिंग। तो तुर्क्स ने और क्या इंट्रोड्यूस करा है कि आप प्रैक्टिस इंट्रोड्यूस कर, जो घोड़ों में नाल बांधी जाती है ना पैर में, जो उनके लोहे का जो बांधा जाता है, ठीक है, नाल कहा जाता है, शोइंग, ठीक है, तो उसको भी इंट्रोड्यूस करा है। और जो घुड़सवार करते हैं, ठीक है, तो स्ट्रिप्स ना, जो इसमें जो पैर वो डाल के घुड़सवारी करते हैं, उसको भी तुर्क्स ने इंट्रोड्यूस कराया। तो तुर्क इन्फ्लुएंस कैन बी सीन इन द यूज ऑफ चरखा टू स्पिन द यार्न इन प्लेस ऑफ अर्ली प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग बॉबिन्स। तो तुर्क का जो क्या प्रभाव कहाँ पे हमको देखने के लिए मिलता है कि जो चरखा, ठीक है, चरखा का यूज जिसे धागा बनाया जाता है, तो पहले क्या है, बॉबिन्स यूज किया जाता था, छोटे छोटे बॉबिन्स यूज किया जाता था। तो उसके बदले जो है अब क्या है, चरखा उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया। इन क्लॉथिंग, है ना, जो कपड़े हम पहनते हैं, तो जो कुर्ता पैजामा पहनते हैं, जो सलवार कमीज जो हम लोकली पहनते हैं, वो भी जो है तुर्क हमारे कंट्री में लेके आया। और जो पॉपुलर फूड्स हैं जैसे कि समोसा और हलवा, ये भी तुर्क हमारी कंट्री में लेके आया। बिकेम कॉमन प्लेस एट दैट टाइम। समोसा वाज स्टफ्ड बाय कीमा एंड फ्राइड। तो उस समय क्या है, आलू नहीं डाला जाता था समोसा में। जब समोसा हमारी कंट्री में तुर्क ने इंट्रोड्यूस कराया, तो उसमें क्या है, कीमा, ठीक है, जो मीट होता है उसको बारीक, बहुत मेरे को अच्छे से कीमा के बारे में नहीं पता, हम नॉनवेज नहीं खाती हूँ। तो जो कीमा होता है, ठीक है, कीमा को डाला जाता था और उसको फ्राई किया जाता था। जैसे समोसा की जो स्टफिंग में अभी अभी क्या होता है, आलू होता है, ठीक है, आलू का मसाला होता है, तो उस समय कीमा का मसाला हुआ करता था। तो इसमें रेफरेंस दिया गया है मेडिवल इंडिया राइटर जो है इरफान अली, जो है वहां से ये से इस पार्ट को लिया गया है। द तुर्क्स टू लर्न मेनी थिंग्स फ्रॉम इंडिया। इनफैक्ट अल-बर्नी केम टू इंडिया फॉर दिस वेरी पर्पज। डू यू रिमेम्बर व्हाट ही हैड लर्न? तो तुर्क्स जो है हमारी कंट्री को बहुत सारी चीजें उन्होंने सिखाई भी, लेकिन हमारी कंट्री से बहुत सारी चीजें उन्होंने सीखी भी, लर्न भी किया। तो अल-बर्नी जो है यहाँ पे इसी पर्पस के लिए आए थे और उन्होंने काफी सारी चीजें जो सीखी हमारी कंट्री से। तो अरब स्कॉलर्स जो यहाँ पे आते थे, बुद्धिमान जो यहाँ पढ़ने लिखने आते थे, वो क्या क्या यहाँ पे पढ़ते थे, इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो वो यहाँ पे मैथमेटिक्स, गणित पढ़ते थे, एस्ट्रोनॉमी, जो ब्रह्मांड का जो स्टडी होता है उसको करते थे, ठीक है, और आयुर्वेदा पढ़ते थे, योगा पढ़ते थे। और ये जो इनका जो नॉलेज है ना, ये जो सारी चीजों का नॉलेज है, वो पूरी जो अपनी कंट्री है उसमें स्प्रेड किया करते थे, फैलाया करते थे। दे लर्न द यूज ऑफ जीरो इन मैथमेटिक्स एंड इंट्रोड्यूस इट टू यूरोप। तो उन्होंने क्या है, जो जीरो का जो यूज है मैथमेटिक्स में, उसको उन्होंने सीखा और उसको इंट्रोड्यूस किया, कहाँ जाके, यूरोप में। तो दे ऑल्सो ट्रांसलेटेड द स्टोरीज ऑफ पंचतंत्र एंड आयुर्वेदिक मैन्युस्क्रिप्ट इनटू अरेबिक एंड पर्शियन एंड वेयर बेनिफिटेड। तो उन्होंने क्या ट्रांसलेट किया, मतलब ट्रांसलेट करना मतलब एक भाषा से दूसरे भाषा में लिखना। तो जो स्टोरीज है पंचतंत्र की और जो आयुर्वेदिक मैन्युस्क्रिप्ट थी, उसको अरेबिक और पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया और जिससे उनको बहुत फायदा भी हुआ। एंड वेयर बेनिफिटेड मतलब उनको फायदा हुआ। अब हमको देखना है रिलीजन, ठीक है, रिलीजन में क्या क्या प्रभाव पड़ा। द सुल्तान एरिया सॉ द राइजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ इस्लाम हैज रीच्ड इंडियन सेंचुरीज अर्ली विद अरब मर्चेंट्स हु हैड केम टू ट्रेड अलोंग विद ईस्टर्न वेस्टर्न कोस्ट। तो सुल्तान का जो एरा था, ठीक है, पीरियड था, ठीक है, उनके रूल का जो टाइम पीरियड था, उसमें क्या है, इस्लाम बहुत ही हद तक फैलने लगा। तो इस्लाम जो है ना, इंडियन जो कंट्री है उसमें अरब मर्चेंट्स के साथ पहले ही आ चुका था वेस्टर्न कोस्ट से, लेकिन जो तुर्क सुल्तान से, ठीक है, उन्होंने इसे और बढ़ावा दिया, इस रिलीजन को। बिल्डिंग्स है ना, लार्ज, बहुत बड़े बड़े उन्होंने मॉस्क बनाए, ठीक है, मॉस्क वगैरह बनाए जहाँ पे मुस्लिम लोग प्रेयर करने जाते हैं, उसको मॉस्क कहा जाता है, ठीक। और उन्होंने बहुत सारे पैसे भी डोनेट किए मुस्लिम को जो सेंट्स और स्कॉलर्स थे। तो मंगोल अटैक्स आल्सो ब्रॉट मेनी मुस्लिम स्कॉलर्स एंड सेंट फ्रॉम सेंट्रल एशिया टू इंडिया। और जो मंगोल्स के अटैक्स होते आ रहे थे सेंट्रल एशिया में, उससे भी क्या है, तंग आके बहुत सारे मुस्लिम स्कॉलर्स और सेंट्स है वो हमारे कंट्री में आके बस गए। अब उसमें से जो सेंट है उसमें शेख निजामुद्दीन बहुत ही फेमस है, ठीक है, और अमीर खुसराव, इनके बारे में हमको देखना है। तो शेख निजामुद्दीन औलिया, तो निजामुद्दीन नाम से ट्रेन भी चलती है, वही बहुत सारे निजामुद्दीन स्टेशन भी है, ठीक है, दिल्ली के पास में है ये।
दरगाह है, मॉस्क है इनकी, जहाँ पे अभी भी इनके लिखे हुए जो गाने हैं ना वो वहाँ पे गाए जाते हैं। बहुत ही मान्यता प्राप्त जो ये मॉस्क है। ठीक, मैं गई हूँ यहाँ पे, और आपको भी अगर मौका मिले तो आप जाएं वहाँ पे, तो आप देखेंगे कि वहाँ बहुत अच्छे से मतलब जो है गाना बजाना सूफी सेंट जो है वो करते रहते हैं। तो शेख निजामुद्दीन औलिया वाज अ फेमस सूफी सेंट हु लिव्ड इन दिल्ली। ठीक है, तो ये जो है बहुत ही फेमस सूफी सेंट थे जो कहाँ रहते थे, दिल्ली में। तो बहुत सारे जो फकीर हैं, ठीक है, जो घूम घूम के मांग मांग के खाते हैं, उन्हें फकीर कहा जाता है। और मौलवी जो मॉस्क में जैसे पंडित होते हैं वैसे ही मॉस्क के मौलवीज होते हैं। और ऑफिशियल्स और ऑर्डिनरी पीपल है जो विलेजेस और टाउन्स में रहते थे, विजिट करते थे इनका जो खानखा है या आश्रम। ठीक है, जो शेख निजामुद्दीन औलिया है उनका जो आश्रम है या खानखा, अगर आप हम मुस्लिम लैंग्वेज में बोले तो दे मेट टू डिस्कस रिलीजियस इश्यूज। सूफी सेंट्स यूजुअली एम्फसाइज लव ऑफ गॉड एंड सर्विस टू द पुअर। तो वो लोग जो है रिलीजियस इश्यूज हैं, ठीक है, जो भी चर्चा करने के लिए, जो भी धर्म से रिलेटेड चर्चा करने के लिए वहां पे इकट्ठा हुआ करते थे। और जो सूफी सेंस है वो किस चीज को एम्फसाइज करते थे, किस चीज पे जोर दिया करते थे कि भगवान जो है हम एक है, उनको हमको अच्छे से मतलब प्यार करना है, रखना है, और हमेशा जो है गरीबों की मदद करना है। अमीर खुसरो वाज फेवरेट डिसिप्लिन ऑफ शेख निजामुद्दीन। तो अमीर खुसरो जो थे वो किसके शिष्य थे, शेख निजामुद्दीन के शिष्य थे। ही वाज सोल्जर बाय प्रोफेशन हु वाज आल्सो नोटेड पोएट। तो इनका प्रोफेशन क्या था, काम क्या था, क्या काम करते थे, ये सोल्जर्स थे, सैनिक थे, लेकिन क्या है बहुत ही अच्छे कवि भी थे। ही रोट मेनी पोएम इन पर्शियन एंड हिंदी, द अर्ली फॉर्म ऑफ हिंदी। तो उन्होंने बहुत सारे पोएम्स लिखे पर्शियन लैंग्वेज में भी और हिंदी लैंग्वेज में भी। हिंदी भी जो है अर्ली फॉर्म, मतलब पहले हिंदी को हिंदी भी कहा जाता था। ठीक है, थोड़ा बहुत अलग था हिंदी से, लेकिन हिंदी भी कहा जाता था। तो ही लव नेचर, बर्ड्स एंड एनिमल्स, म्यूजिक एंड साइंस। और इनको किस चीज से, किन किन चीजों से प्यार था, प्रकृति से, ठीक है, चिड़ियाओं से, जानवरों से, और यहाँ का जो म्यूजिक और साइंस है उससे भी। यू मे हैव लर्न द मेडली साउंड ऑफ सितार एंड तबला। तो सितार और तबला की जो सुरीली आवाज है वो सभी ने सुनी होगी। तो इट इज सेड दैट ही इन्वेंटेड दिस इंस्ट्रूमेंट। और ये कहा जाता है कि अमीर खुसरो ने ही सितार और तबला का इन्वेंशन किया है। ये जो इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इन्होंने ही इन्वेंट किया था। ही सेड म्यूजिक अट्रैक्ट्स नॉट ओनली ह्यूमन बट इवन एनिमल्स। और ये क्या बोलते थे कि म्यूजिक जो है वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बींग्स को ही अट्रैक्ट नहीं करते, वो इवन एनिमल्स को भी अट्रैक्ट करते हैं। तो मैं बताऊं आपको, जो म्यूजिक है ना वो मतलब किसी को सिखाने की जरूरत नहीं कर पड़ती कि हाँ भाई म्यूजिक अच्छी चीज होती है, सुनने से अच्छा लगता है। इवन जो छोटे बच्चे होते हैं, अगर आपके घर में होंगे, आस पड़ोस में होंगे, उनको भी आप सुना के देखिए, वो बहुत अच्छा रिएक्शन देते हैं भाई म्यूजिक में। तो मतलब म्यूजिक जो है, गाना बजाने में कुछ तो बात है कि वो मतलब एकदम इंसान हो गया या जानवर हो गया, उसका मन को मोह लेता है। तो ही लव्ड हिंदी एंड हिंदुस्तान, राइटिंग सेवरल सॉन्ग्स प्रेजिंग हिंदुस्तान। तो उनको हिंदुस्तान मतलब इंडिया से भी प्यार था, और हिंदुस्तान में बोली वाली जो लैंग्वेज है हिंदी, उससे भी उनको बहुत ही मतलब लगाव था। और उन्होंने बहुत सारे जो है गाने लिखे जिसमें उन्होंने हिंदुस्तान का गुणगान किया है। ही कॉल्ड हिमसेल्फ तोताए हिंद। और वो अपने आप को क्या बोलते थे, तोताए हिंद, मतलब पैरट ऑफ हिंद। पीपल रिमेन्स हिज रिडल्स इवन टुडे। और पीपल जो है, लोग जो है आज भी जो उनकी जो पहेलियां हैं उनको याद करते हैं। तो गिव द सर्कमस्टेंस प्रिवेलिंग एट दैट टाइम मेनी पीपल इन इंडिया एक्सेप्टेड इस्लामिक फेथ। और उस समय जो सर्कमस्टेंस थे, उस समय जो घटनाएं वहां पे हो रही थी, ठीक है, उस समय जो माहौल वहां पे बना हुआ था, सर्कमस्टेंस मतलब माहौल जो वहां पे बना हुआ था, ठीक है, प्रिवेलिंग एट दैट टाइम, उस समय बना हुआ था, मतलब तो उस समय जो है लोग जो है इंडिया के, उन्होंने बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने इस्लामिक धर्म को अपना लिया। इस्लामिक इज अ मोनोथिस्टिक रिलीजन दैट बिलीव्स इन वन गॉड। तो इस्लामिक क्या है, मोनोथिस्टिक मतलब एक ऐसा रिलीजन जो एक ही गॉड को एक्सेप्ट करने के लिए बोलता है। इट बिलीव्स दैट ऑल पीपल आर इक्वल बिफोर गॉड एंड देयर इज नो प्लेस फॉर डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट और क्रीड। और इस्लाम क्या बिलीव करता है कि भाई सारे जो लोग हैं वो एक समान है, और डिस्क्रिमिनेशन कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए किसके बेसिस में, जाति या फिर संप्रदाय के बीच में। द रिलीजन प्रोहिबिट्स आइडल वर्शिप एंड एवरीवन प्रेज टुगेदर इन सिंपल एंड इजी वे। और ये जो रिलीजन है, इस्लामिक रिलीजन, ये किसमें पाबंदी लगाता है, जो मूर्ति पूजा है उसमें। और क्या बोलता है कि सारे लोगों को जो है इजी और सिंपल वे में प्रेयर करना चाहिए। बिफोर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुल्तानेट period, Islam too had developed many sects like Shia, Sunni, Sufis and Islamic। तो सुल्तानेट पीरियड के आने से पहले ही जो इस्लाम में है उसमें बहुत सारे जो संप्रदाय हैं वो बन चुके थे, जैसे शियास हो गए, सुन्नीस हो गए, सूफी, ये सारे जो है इस्लामिक जो धर्म है उनके
पंथ हैं, ठीक है, संप्रदाय हैं। मुस्लिम स्कॉलर्स एंड सेंट्स ऑफ ऑल डिफरेंट सेक्ट्स सेटल इन इंडिया। तो मुस्लिम्स के जो जितने भी स्कॉलर्स हैं, सेंट्स हैं, वो बहुत सारे जो लोग हैं वो इंडिया में आके सेटल होकर रहने लगे। ड्यूरिंग द सुल्तानेट पीरियड देयर वाज एक्सचेंज ऑफ थॉट एंड आइडियाज बिटवीन डिफरेंट सेक्ट्स ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स। और सुल्तानेट पीरियड का जो टाइम है उस समय जो है लोगों अलग अलग जो लोग हैं धर्म संप्रदाय, जैसे हिंदू के लोग, हिंदू संप्रदाय के लोग हैं, मुस्लिम संप्रदाय के लोग हैं, जो हम इससे पहले वाले चैप्टर्स में भी ये चीज देख चुके हैं कि उन्होंने अपने जो थॉट्स और आइडिया है उनको एक दूसरे के साथ एक्सचेंज किया। बहुत सारे जो है चीजें जो है मुस्लिम से अपने में अपनाया, हिंदू ने मुस्लिम से अपनाया, मुस्लिम से हिंदू से अपनाया, इस तरीके की बातें वहां पे हुआ करती थी। तो हिंदू सेंट्स वेर जनरली इन्फ्लुएंस्ड बाय द मोनोथिस्टिक प्रिंसिपल ऑफ वन गॉड। तो हिंदू सेंट्स जो है, उनके जो संत महात्मा लोग हैं, उनको वो बहुत प्रभावित होते थे कि भगवान एक ही है इस बात पे। तो सेवरल सेंट्स रीच्ड द कंक्लूजन दैट ऑल रिलीजन प्रीच्ड फेथ इन वन ओमनीपोटेंट गॉड। तो बहुत सारे जो सेंट्स हैं वो इस निष्कर्ष में पहुंचे कि सारे जो रिलीजन्स हैं, ठीक है, सारे जो फेथ हैं, सारे जो रिलीजन है, वो किस चीज को मानते हैं कि भाई एक ही सर्वशक्तिशाली, ओमनीपोटेंट मतलब एक ही शक्तिशाली भगवान है। दे वांटेड टू इरेज द डिफरेंस बिटवीन वेरियस रिलीजन। और वो चाहते थे कि सारे जो रिलीजन्स में मतभेद है, जो अंतर है, वो क्या है, खत्म हो जाए। कबीर और नानक वे सच सेंट। और कबीर और नानक क्या है, इसी तरह के सेंट्स हुआ करते थे, संत हुआ करते थे। बोथ वेर अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम बट both wanted to put an end to the hypocrisy and rituals of different religions। तो ये दोनों जो है, ठीक है, कबीर और गुरु नानक, ये क्या है, जो ये कास्ट सिस्टम है उसके अगेंस्ट थे, उसके खिलाफ थे। और ये क्या चाहते थे कि ये जो हाइपोक्रेसी है और जो ये रिचुअल्स है डिफरेंट रिलीजन की, वो खत्म हो जाए। हाइपोक्रेसी मतलब एकदम जो दिखावापन होता है ना, कि हाँ हम पूजा पाठ कर रहे हैं, ये सब चीजें खत्म हो जाए। और जो रिचुअल संस्कार जो हम करते हैं डिफरेंट रिलीजन में, वो सारे चीज खत्म हो जाए। दे एनकरेज लव फॉर गॉड एंड ह्यूमन वैल्यूज। और ये किस चीज को एनकरेज करते थे, किस चीज को बढ़ावा देते थे कि भगवान के प्रति आप प्यार रखिए, जो ह्यूमंस हैं उनके प्रति प्यार रखिए, उनकी जो भावनाएं हैं उनको उनका आदर करिए। ये सब चीजों को वो ज्यादा एनकरेज किया करते थे। और इन छत्तीसगढ़ टॉलरेंस ऑफ ऑल रिलीजन एंड सोशल हार्मनी रीड सुप्रीम। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ में जो है ना, सारे जो रिलीजन्स है उनको टॉलरेंस दिया जाता है, मतलब उनका आदर सम्मान होता है। और मतलब कोई भी यहाँ पे भेदभाव वाला भावना नहीं है। और हमेशा जो है हमारे जो स्टेट है उसमें जो सोशल हार्मनी, जो सामाजिक जो है ना, समाज में जो अच्छापन हो, समाज में अच्छे से लोग रहे, सुख शांति हो, उसको हमेशा से ही बढ़ावा दिया गया है। आज भी ये चीज है और पिछले कई सालों से ये चीज और हमेशा है और हमेशा ही रहेगी। तो इसलिए तो बोलते हैं छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, ठीक है। तो यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो मेरे को लगता है कि आपको ये चैप्टर जो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर चैप्टर समझ में आया ना, तो प्लीज जो है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले तो, और मेरे वीडियोस को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप जो है ना, मेरे चैनल पे मतलब मेरे जो वीडियोस इसमें कमेंट करके आप मतलब बता भी सकते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम अपना जो लेक्चर है वो खत्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।